ऑफ एजुकेशन। आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री का क्लास 9th का। एंड इसको समझना इतना ज़रूरी है। क्यों है? बिकॉज ये एक बेस है फॉर द कमिंग चैप्टर्स इन 9th एज वेल एज इन 10th। आप 10th की केमिस्ट्री नहीं बना पाओगे, नहीं समझ पाओगे, फॉर्मूले नहीं बना पाओगे अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा। इस चैप्टर में सिंबल्स, वैलेंसीज, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, इतनी चीजें सिखाई जाएंगी जो आपके लिए आने वाली क्लासेस में साइंस का बेस होगा। तो इसको इतना डिलिजेंटली फॉलो करना है कि कोई दिक्कत ही ना हो और बेस क्रिस्टल क्लियर हो। हम शुरू कर रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। इस पे जो रिसर्च हो रही है ऐसा नहीं सिर्फ कुछ सालों पुरानी रिसर्च है, नहीं, बहुत साल पुरानी बात है। 500 BC की बात है। महर्षि कन्नड जी थे एंड इन्होंने डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर पे काम किया कि मैटर कितना डिवाइड हो सकता है। और तब के टाइम पे पदार्थ बोला जाता था उसको। एंड उन्होंने देखा हम पदार्थ को, मैटर को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं उसके सबसे छोटे पार्ट में, जिसके बाद वो आगे और डिवाइड नहीं हो सकता। और उस सबसे छोटे पार्ट को इन्होंने परमाणु का नाम दिया, परमाणु बोला उन्होंने उसको। अब ये कहा महर्षि कन्नड ने। आगे जाके पकुदा कत्यायान ने इन्होंने क्या किया, इन्होंने फर्दर ये बोला कि जो ये छोटे छोटे परमाणु होते हैं ये फर्दर और चीजों से मिलकर नए नए मैटर, नए नए पदार्थ बनाते हैं। तो इन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा। अब ये तो इंडिया की बात हो गई। अगर मैं बात करूं फर्दर में ग्रीक फिलोसोफर्स की, इंडियन फिलोसोफर्स एज वेल एज ग्रीक फिलोसोफर्स का भी काफी मेजर रोल है इसमें। तो उसमें डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिसमें मैटर को जब हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं उनको एटम्स कहा जाता है और आगे तुम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अब एक बहुत सारी रिसर्च हुई और 18th सेंचुरी के ऑलमोस्ट एंड में जाकर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट नाम है। फर्स्ट एंटोइन एल लेवोइजियर। एंटोइन एल लेवोइजियर, ऐसा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में डिफिकल्ट लगेगा बट याद करना पड़ेगा। एंड दूसरा जोसेफ एल प्रूस्ट। जोसेफ एल प्रूस्ट और एंटोइन एल लेवोइजियर ने 18th सेंचुरी में हमें दो लॉज दिए। और किसके अंडर आते हैं वो दो लॉज? उन्होंने दिए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसके तहत उन्होंने दो लॉज दिए हैं। और वो दो लॉज कौन से थे? फर्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और दूसरा लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस। कौन सा है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस। तो कौन से दो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज दिए लेवोइजियर एंड प्रूस्ट ने? दो थे, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? वो बोलता है अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है सो उसमें मास कैन neither be created nor destroyed। इसका क्या मतलब है? अगर मैं 3 ग्राम कार्बन को अगर मैं 8 ग्राम ऑक्सीजन में बर्न कर रही हूं तो जो प्रोडक्ट बनेगा मेरा फाइनली वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। पर वो कितना होगा? वो 11 ग्राम्स होगा। 3 + 8। ऐसा नहीं होगा कि 10 होगा या 12 होगा, नहीं। ना ही मास को आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सो 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सो जो प्रोडक्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड वो 11 ग्राम्स होगा इन दोनों को ऐड करके।
सो ये कहता है, ये सजेस्ट करता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, एंड इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आगे चलते हैं हम अपने अगले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे, व्हिच इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इसको अच्छे से समझेंगे। अगर मैं बोल रही हूं आप कहीं से भी पानी लीजिए, पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। आप कहीं से भी पानी लीजिए, पहली बात तो वो H2O ही उसका फॉर्मूला रहेगा, एंड हमेशा द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन will always be 1:8. I repeat, always in water the ratio of mass of hydrogen to the mass of oxygen will always be 1:8. तो अगर मैंने बोला आपने 9 ग्राम पानी लिया, if you've taken 9 grams of water, तो उसमें 1 gram of hydrogen होगा and 8 gram of oxygen होगा। फिर चाहे आप उसको कहीं से भी लो, मेरे घर से लो, अपने घर से लो, समुद्र से लो या नदी से लो या किसी स्ट्रीम से लो, फिर चाहे दिल्ली से लो तो चाहे कहीं हिमाचल से ले, तो लेकिन पानी का जो प्रपोर्शन है, वो जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स है, उसका जो प्रपोर्शन है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये थे हमारे दो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो लवॉइसियर एंड प्रूस्ट ने दिए। अब हम चल रहे हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है डाल्टन एटॉमिक थियरी, एंड ये दी है ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन ने। अब अब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बन गए, लेकिन अब उसको प्रॉपरली एक थियरी देना, उसको एक फॉर्म देना, तो वो काम किया इन्होंने। दो इनके भी काफ़ी चीज़ें आगे और रिसर्च लोगों ने की एंड और काउंटर्स दिए, लेकिन अभी के लिए हमें इनकी थियरी को पढ़ना है। एंड इन एटॉमिक थियरी में उन्होंने जो ग्रीक्स ने नाम दिया था एटम्स, इन्होंने भी एटम्स ही मान के चला, उन्होंने भी जो वर्ड लिया वो एटम्स ही लिया है, और वो ये कहते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी मैटर, बी इट वो एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, कुछ भी हो, उसका सबसे छोटा जो पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है, वो है हमारा एटम। और ये वर्ड हमें ग्रीक्स ने दिया था, एटम्स। तो अब उन्होंने जो अपनी थियरी दी है, उसको एक बेस प्रोवाइड किया है, वो उसका जो एक इंस्पिरेशन है वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ही है, जो हमने अभी तक दोनों केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज हमने पढ़े हैं। So he could kind of appropriately explain the laws in a more formal way by giving some postulates and laws. And जिसमें से सबसे पहला जो मैंने आपको बताया भी है, that all matter is made up of tiny particles called atoms which participate in chemical reactions. Clear? आगे चलते हैं, ये तो हमें बहुत क्लियर है, हमने काफी बार ये चीज बोल ली, पढ़ ली। अगला है एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। इनडिविजिबल मतलब इनके अकॉर्डिंग एटम्स को फर्दर छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक नहीं किया जा सकता, and they cannot be created or destroyed. Law of conservation of mass कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप इन पार्टिकल्स को ना ही क्रिएट कर सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अगला जो इन्होंने पोस्टुलेट या लॉ दिया वो ये था, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब मैंने एक एलिमेंट ले लिया, लेट्स से आयरन। अब आयरन के अंदर जितने भी एटम्स हैं वो सारे आयरन के ही होंगे और सिमिलर केमिकल नेचर के होंगे। और आयरन आप कहीं से भी ले लीजिए, आप कहीं से भी आयरन लेंगे तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होंगे, एटम्स होंगे, वो आयरन के होंगे और उनका केमिकल नेचर तो सेम ही होगा। तो यही बोला, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब अगला उन्होंने बोला, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो डिफरेंट एलिमेंट्स
एलिमेंट्स के एटम्स का अलग अलग मास और केमिकल प्रॉपर्टी होंगे। जैसे आयरन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। अब उनके जो एटम्स हैं उनका मास अलग और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग ही होंगी। तो यही बोला, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। आगे चलते हैं। Atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compounds. Whole numbers like 1, 2, 3 and so on. हमने देखा था, let's say कि water है H2O. So हमें कंपाउंड फॉर्म करना है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में आ रहे हैं, कुछ होल नंबर्स में कंबाइन कर रहे हैं। तो और कुछ होल नंबर्स का रेशियो है, जैसे हमने 1:8 का मास का रेशियो लिया था जब हम लोग कांस्टेंट प्रोपोर्शंस की बात कर रहे थे। सो यही बात रिपीट कर रहे हैं कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। लास्ट, the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. आप पानी ले रहे हैं, आप कहीं से भी पानी ले लीजिए, उसमें जो काइंड ऑफ एटम्स है, काइंड ऑफ पार्टिकल्स है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेगा। ये तो नहीं है आप अपने घर से पानी उठाएंगे तो उसमें आयरन होगा या कार्बन होगा, नहीं। तो उसमें सबसे पहली बात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा, और जो उनका रिलेटिव नंबर भी है एटम्स का वो कांस्टेंट होगा। अगर पानी H2O है तो H2O ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि H3O या HO3, HO4 कुछ और हो जाएगा। So ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट रिलेटिव नंबर एंड काइंड नेचर कौन सा है वो। तो ये जो है एटम्स का, वो एक गिवन कंपाउंड के लिए कांस्टेंट रहता है। अगर आपने ये समझ ली डाल्टन की एटॉमिक थियरी, तो उसको बहुत अच्छे से कहीं पे नोट कर लीजिए। मैं यहीं पे हूँ, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या रुक कर पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। एंड जरूर कीजिएगा, वैसे आपकी बुक्स में भी आपको मिलेगी, बिकॉज ये सीधा 5 मार्क्स में पूछ ली जाती है कि स्टेट डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, एंड इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन टर्म्स ऑफ थियरी। So, अब ये वीडियो हम यही वाइंड अप कर रहे हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू, द बेस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्लास में हम एटम को डिफाइन करेंगे, कंपाउंड्स को डिफाइन करेंगे, एलिमेंट्स को डिफाइन करेंगे। Thank you, a very good day. Keep watching, keep learning, and do write your doubts in the comment section. I'll be happy to help you.